आज की वीडियो में हम चैप्टर 8 ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इसको डिस्कस करेंगे। इसका वेटेज एग्जाम में 13 मार्क्स का है। ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। लास्ट में इसमें दो न्यूमेरिकल्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है कि पीएमएस में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। ऑलमोस्ट सारे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी कुछ पर्सन पर लिमिटेशंस है। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ ये भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पार्टनरशिप फर्म्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ट्रस्ट, बॉडी कॉर्पोरेट, ये सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 50 लाख कि इतना तो इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। जब भी क्लाइंट और पोर्टफोलियो मैनेजर के बीच में एग्रीमेंट होता है तो पोर्टफोलियो मैनेजर को क्लाइंट को एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है जिसमें काफी सारी डिटेल्स रहती है। ये डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट सेबी की रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट को देना ही देना पड़ेगा। अब इसमें डिटेल्स क्या क्या रहती है। सबसे पहले रहता है डिस्क्लेमर कि जो भी ये डॉक्यूमेंट है वो सेबी की रिक्वायर्ड फॉर्मेट में बनाया गया है और सेबी के पास इसकी एक कॉपी भी दी गई है। सेकंड, इस डॉक्यूमेंट को सेबी ना तो अप्रूव करता है ना डिसअप्रूव करता है और ना ही सेबी ये कहता है कि ये डॉक्यूमेंट कितना एक्यूरेट है या इसके कंटेंट की एडिक्वेसी क्या है। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है उसकी डेफिनेशन होगी। फिर डिस्क्रिप्शन कि पोर्टफोलियो मैनेजर और उसके जो प्रमोटर हैं उनका बैकग्राउंड क्या है और पोर्टफोलियो मैनेजर की टॉप 10 ग्रुप कंपनीज कौन कौन सी है उनकी डिटेल्स। उसके बाद अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजर पर पेनल्टी या फिर पेंडिंग लिटिगेशन कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स। फिर पोर्टफोलियो मैनेजर किस टाइप की सर्विस ऑफर कर रहा है, डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, एडवाइजरी, किस टाइप की सर्विस ऑफर कर रहा है। फिर क्या क्या रिस्क फैक्टर रहेंगे इस इन्वेस्टमेंट में। सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी रिटर्न की गारंटी नहीं है। आपको हो सकता है 5% मिले, 10% मिले, 15% मिले या फिर आपका लॉस भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। सेकंड, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट इंडिकेट इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। हो सकता है पोर्टफोलियो मैनेजर ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर पोर्टफोलियो मैनेजर की लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस यूजिंग टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होती है इसको हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन, जो भी अकाउंट्स वो मेंटेन कर रहे हैं उसकी सीए से ऑडिट करवाई होगी तो लास्ट 3 ईयर्स की ऑडिट समरी। फिर नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर फीस लेगा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन सब की डिटेल्स। फिर टैक्सेशन कि जहां पर भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी इक्विटी डेट में उनकी टैक्स रेट क्या है, कितना टैक्स लगेगा। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है। फिर इन्वेस्टर सर्विसेज कि जो भी इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेज है उनकी रिड्रेसल के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स है। जो भी इस डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा अगर इन प्रैक्टिस उससे कुछ भी डेविएशन होता है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल लगेगा किसका, प्रिंसिपल ऑफिसर का और कंप्लायंस ऑफिसर का। और उसके साथ साथ डिटेल भी देनी होगी कि ऐसा डेविएशन क्यों हुआ। फिर नेक्स्ट आता है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड गिप्स। ये क्या चीज है, एथिकल स्टैंडर्ड्स है जिससे कि जो भी परफॉर्मेंस है उसको कैलकुलेट किया जा सके और उसको प्रेजेंट किया जा सके। बेसिकली चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया है ताकि चीज़ों को कंपेयर करना भी इजी हो, समझना भी इजी हो। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट टाइप या फिर गाइडलाइंस बना दी गई है। अब जो गिफ्ट स्टैंडर्ड है इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहला तो है कंपोजिशन डिस्क्रिप्शन, इंसेप्शन डेट एंड क्रिएशन डेट। कंपोजिट क्या हो गया, मल्टीपल असेट क्लासेस को मिला के जो पोर्टफोलियो बन रहा है उसको हम कह देंगे कंपोजिट। उसका हमें डिस्क्रिप्शन कब शुरू हुआ था और उसकी क्रिएशन डेट क्या थी। फिर उसके बाद फर्म ने जो भी बेंचमार्क यूज किया है अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर फर्म ग्रोस ऑफ फी रिटर्न की जो फीस काटने से पहले ग्रोस रिटर्न है उसको प्रेजेंट कर रही है तो फर्म को बताना होगा कि किसी भी तरह की उन्होंने फीस डिडक्ट की है या अभी तक नहीं की है। अगर वो नेट ऑफ रिटर्न की सारी फीस को काटने के बाद रिटर्न प्रेजेंट कर रहे हैं तो फर्म को डिस्क्लोज करना होगा कि उन्होंने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए। साथ में रिपोर्टिंग करेंसी कि आईएनआर, यूएस डॉलर, इसमें आप ये रिजल्ट्स डिस्क्लोज कर रहे हो। फिर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करने के लिए पॉलिसीज यूज की है और परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए पॉलिसीज यूज की है उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर कस्टम बेंचमार्क, स्टैंडर्ड बेंचमार्क तो क्या हो गए जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, जो कि मार्केट में रेडिली अवेलेबल है। पर आपका पोर्टफोलियो इस टाइप का है कि आपका जो पोर्टफोलियो कंपोजिशन है वो काफी वेरी कर रहा है और आपको कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क सही नहीं लग रहा
तो उसके लिए आप कस्टम बेंचमार्क भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने कस्टम बेंचमार्क का यूज़ किया है, तो आपको उस बेंचमार्क की डिटेल्स देनी होगी कि उस बेंचमार्क में कौन-कौन सी सिक्योरिटी है, हर एक का वेट कितना है और आप इसको कब रीबैलेंस कर रहे हो। इसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है। फिर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी कि जो भी सिक्योरिटी है, लास्ट में बेंचमार्क क्या देगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। जैसे निफ्टी 25,000 हो गया, सेंसेक्स 80,000 हो गया, एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा। तो उस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर रहे हो और साथ में क्लियरली लेबल करना होगा कि ये एक कस्टम बेंचमार्क है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ ऑन बोर्डिंग ऑफ क्लाइंट्स। अब पीएमएस को अपनी सर्विस क्लाइंट्स को बेचनी है, तो क्लाइंट से फॉर्म वगैरह भरवाएगी। तो पूरा क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी एग्रीमेंट होगा उसको साइन करने से पहले क्लाइंट को डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देना जरूरी है और क्लाइंट से ये साइन लेना है कि उसने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लिया है। उसके बाद क्लाइंट की केवाईसी डिटेल्स को फुलफिल करना पड़ेगा, नो यूर कस्टमर। उसकी आइडेंटिटी, एड्रेस, पैन कार्ड, ये सारी डिटेल्स लेनी पड़ेगी और ये हर एक कस्टमर के लिए मैंडेटरी रहेगा। अब कस्टमर को हर जगह बार बार केवाईसी ना कराना पड़े, इसके लिए केआरए, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं जिनमें यूनिफॉर्म केवाईसी, एक बार इस एजेंसी के साथ आपने केवाईसी करवा लिया तो सारी जगह आपका वही केवाईसी यूज हो जाएगा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें क्लाइंट की डिटेल्स रहेगी कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेगुलर इनकम अर्न करना है या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच कि कहाँ कहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, इस तरह से। और साथ में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कि क्लाइंट का पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, इक्विटी में, डेट में, बैलेंस हाइब्रिड की मिक्स टाइप में, थोड़ा इक्विटी में थोड़ा डेट में, म्यूचुअल फंड में, या जहाँ पर भी इन्वेस्ट होगा उस सब की डिटेल्स रहेंगी। इसके साथ क्लाइंट को डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हम जिस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या है, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर, कि हम इंटरमीडियरी बनेंगे, फर्म और क्लाइंट के बीच में इंटरमीडियरी बनेंगे कि हम क्लाइंट के पास जाकर फर्म की पीएमएस को बेचेंगे और उसके बदले में कुछ कमीशन चार्ज करेंगे। लेकिन क्लाइंट के पास डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए कि वो बिना किसी इंटरमीडियरी, बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से डायरेक्ट फर्म के पास जाकर उसकी सर्विस को ले सकते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑनबोर्डिंग। अब जो केवाईसी था जिसमें आइडेंटिटी, एड्रेस, पैन ये सब चाहिए था, ये नॉर्मल इंडियन रेजिडेंट के लिए है। अगर एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ पासपोर्ट, उनका ओवरसीज एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और उनके ईआईओ कार्ड की कॉपी, ये सब लगती है। इसके अलावा अगर आप मर्चेंट नेवी में हो, मर्चेंट नेवी का एनआरआई हो, तो मरीनर्स डिक्लेरेशन लगेगी और सीडीसी, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये दो एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे। इसके साथ साथ एनआरआई को जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होगा उसके रिगार्डिंग भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स है। सबसे पहले तो अकाउंट ओपनिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी डिपॉजिट के साथ अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन जब भी उस अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट होगा, पैसा उसमें से आएगा या फिर जाएगा, उस टाइम पर हो सकता है कि कुछ स्पेशलाइज्ड ऑथोराइज्ड डीलर से उन्हें परमिशन लेनी पड़े। अकाउंट टाइप उनका क्या होगा, एनआरआई होगा। और इसके साथ साथ सब टाइप भी होता है, सब टाइप में रिपेट्रिएबल या फिर नॉन रिपेट्रिएबल, इस टाइप से मेंशन करना पड़ेगा। रिपेट्रिएबल का मीनिंग क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी उनकी मनी है, वो इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं। नॉन रिपेट्रिएबल में क्या होगा कि इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो पैसा वहीं पर रहेगा, वो बाहर नहीं लेके जा सकते। इसके साथ साथ एक और रिस्ट्रिक्शन क्या रहती है कि अगर वो कैश सेगमेंट में काम कर रहे हैं, डेरिवेटिव में नहीं, कैश सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो डिलीवरी बेसिस पर ही काम करेंगे, वो इंट्राडे में नहीं कर सकते। जब भी बेचेंगे तो उनके पास शेयर्स होने चाहिए, जब भी खरीदेंगे तो उसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ये नहीं कर सकते कि आज खरीदा आज ही बेच दिया, इंट्राडे नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि जो इन्वेस्टर और पीएमएस फर्म के बीच में एग्रीमेंट होगा उसका कंटेंट क्या रहता है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कि क्लाइंट पैसे को इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और पीएमएस फर्म क्या क्या सर्विस ऑफर कर रही है, वो सारी डिटेल्स रहेंगी। उसके बाद कितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट रहेगा और अगर क्लाइंट टाइम से पहले टर्मिनेट करना चाहता है तो उसमें एग्जिट लॉट वगैरह क्या रहेगा, क्या उसका प्रोविजन है। फिर इन्वेस्टमेंट अप्रोच कि कहाँ कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी डिटेल्स रहेगी। फिर क्लाइंट को जब भी पैसा मिलना है अर्ली टर्मिनेशन की वजह से या फिर मैच्योरिटी होने पर, उसको किस फॉर्म में रीपे किया जाएगा, किस फॉर्म में पैसा उसे दिया जाएगा। फिर पीएमएस की जो भी फीस वगैरह रहेंगी वो सारी डिटेल्स में मेंशन रहेगी। हर एक टाइप की जो भी सर्विस फीस हो सकती है और कितने परसेंट रहेगी वो सारी इसमें मेंशन रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपने सर्विस टाइप चुनी डिस्क्रिशनरी, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर में क्या होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर के पास पावर होती है कि वो अपने हिसाब से सिक्योरिटी को बाय और सेल कर सकता है। उस केस में एक क्लोज रहता है
जो भी मैक्सिमम लाइबिलिटी है वो कितनी होगी, जितनी भी क्लाइंट में इन्वेस्ट की है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और पोर्टफोलियो मैनेजर बोल दे कि 200 रुपये का लॉस हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। अब जो भी फीस इस एग्रीमेंट में लिखी जाएगी, केवल वही फीस चार्ज की जा सकती है, उसके अलावा कोई भी और चार्ज नहीं लगाया जा सकता क्लाइंट पर। फिर नेक्स्ट आता है ज्वाइंट होल्डर इन पीएमएस। पीएमएस में ज्वाइंट होल्डिंग भी हो सकती है। जैसे हम मिलकर ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलते हैं कि दो लोग मिलकर एक बैंक अकाउंट खोल रहे हैं, ऐसे ही दो लोग मिलकर एक पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज्वाइंट होल्डिंग अलाउड है। इसमें जितने भी ज्वाइंट होल्डर्स होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में सबके सिग्नेचर और सबका केवाईसी रहेगा। लेकिन जो भी उसमें फर्स्ट होल्डर होगा, जब भी आप ज्वाइंट होल्डिंग करते हो तो आपको फर्स्ट होल्डर, सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर इस तरह से मेंशन करना पड़ता है। जो भी फर्स्ट होल्डर होगा उसी के नाम पर सारी ट्रांजैक्शन और जो भी बेनिफिट होंगे उसी के नाम पर होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको मोड ऑफ ऑपरेशन भी मेंशन करना पड़ेगा कि सिंगल रहेगा, जॉइंट रहेगा, एनीवन रहेगा या फिर सर्वाइवर रहेगा। अब अगर आप चाहते हो कि जॉइंट होल्डिंग आपने अकाउंट खोल लिया, उसके बाद आप जॉइंट होल्डर्स को चेंज करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि एक को हटा के किसी दूसरे को ला दूं, या फिर एक को नया ऐड कर दूं, या फिर जो पहले था उसको डिलीट कर दूं, कोई भी अगर आपको चेंजेस करने हैं तो तभी हो सकते हैं जब सारे के सारे जॉइंट होल्डर इस बात के लिए एग्री हो और सारे के सारे साइन करें। कोई भी अगर जॉइंट होल्डर में चेंज करना है या फिर मोड ऑफ ऑपरेशन में चेंज करना है तो सारे जॉइंट होल्डर के सिग्नेचर लगेंगे, तभी वो हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाली है, ये जो चेंज अलाउड है ये पीएमएस के अकाउंट में अलाउड है। जो डीमेट अकाउंट है, जो डिपॉजिटरी के पास अकाउंट है, उसमें आपका एडिशन ऑफ डिलीशन ऑफ होल्डर्स नहीं हो सकता एक बार अकाउंट ओपन हो गया तो। पीएमएस के पास जो अकाउंट है उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन डीमेट अकाउंट जो डिपॉजिटरी के पास है उसमें चेंज नहीं हो सकता। लाइबिलिटी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर ने डिफॉल्ट कर दिया, जो भी उसे पेमेंट करनी थी वो नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेबी उस पर क्या एक्शन ले सकता है। वो पोर्टफोलियो मैनेजर को वार्निंग भी दे सकता है, उसको सस्पेंड भी कर सकता है, उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड ही कर सकता है, या फिर उसको कैंसिल भी कर सकता है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजर को किसी भी न्यू असाइनमेंट को टेक करने से प्रोहिबिट कर सकता है। जो उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है उसको कहीं भी एम्प्लॉय होने से रोक सकता है। और जो भी पीएमएस फर्म की ब्रांच है जिसने ये डिफॉल्ट किया है उसको पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट की सर्विस कैरी आउट करने से रोक सकता है। अब कितने टाइम के लिए रोकेगा, ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है। जब भी सेबी ऑर्डर पब्लिश करेगा उसमें मेंशन कर देगा कि इतने टाइम के लिए ये इफेक्टिव है। वो 2 मंथ्स भी हो सकता है, 3 मंथ्स भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ये पीरियड प्री डिफाइन नहीं होता। जब सेबी देखेगा कि किस टाइप का डिफॉल्ट है, कितना उसने किया है, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेगा। फिर नेक्स्ट आता है रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस। ये हमने चैप्टर 7 में भी डिस्कस किया था कि जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर है उसे एडिक्वेट स्टेप्स लेने चाहिए इन्वेस्टर की जो भी ग्रीवेंसेस है उनको हैंडल करने के लिए, और विद इन 1 मंथ उसको उसकी क्यूरी को रिजोल्व करना चाहिए। जो भी उसके ग्रीवेंसेस है उसको विद इन 1 मंथ रिजोल्व करना चाहिए। उसके साथ साथ सेबी को इन्फॉर्म रखना चाहिए नंबर, नेचर और डिटेल्स, जो भी कंप्लेंट है उसकी डिटेल्स। और उसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजर एक कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी इन्वेस्टर की ग्रीवेंसेस हैं वो सही से एड्रेस हो रहे हैं। अब पोर्टफोलियो मैनेजर्स को रेगुलेटर्स को कुछ डिस्क्लोजर भी करने पड़ते हैं। जैसे सेबी के केस में क्या है कि अगर सेबी चाहे तो किसी भी टाइम पर पोर्टफोलियो मैनेजर से ये डिस्क्लोजर्स मांग सकता है। इस टाइप के डिस्क्लोजर है कि जो भी डिटेल्स हैं मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग, उनको अगर कोई भी प्रीवियसली इंफॉर्मेशन सबमिट हुई थी उसमें अगर कोई चेंज आया है तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। फिर जो भी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, पीएमएस हम जिन जिन क्लाइंट को सर्विस दे रही है उनके नेम्स, और जो पोर्टफोलियो मैनेजर की नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ की, उसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर्स है तो वो। इसके अलावा एक होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। इसका काम क्या होता है कि जो भी सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको मॉनिटर करना। तो अगर पोर्टफोलियो मैनेजर को लगता है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे 7 वर्किंग डेज के अंदर FIU को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नॉर्मल जो डिस्क्लोजर रहेंगे वो तो किसके पास रहेंगे, सेबी के पास। अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो उसके रिलेटेड डिटेल्स उसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU को देनी पड़ेगी 7 वर्किंग डेज के अंदर। अब नेक्स्ट आता है कि कॉस्ट, एक्सपेंसेस एंड फीस ऑफ इन्वेस्टिंग इन पीएमएस। किस किस टाइप की फीस और एक्सपेंसेस रहेंगे अगर आप पीएमएस में इन्वेस्ट करते हो तो। सबसे पहले तो क्या है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस। अब आप अपने पैसे को किसी प्रोफेशनल को दे रही हो तो वो उसे प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए कुछ फीस चार्ज करेगा, तो वो आपकी क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फीस। इसमें कई मॉडल्स हो सकते हैं कि फिक्स फी लूंगा, मैं 2% फिक्स लूंगा, या फिर रिटर्न बेस फी। अगर मैं आपको 20% दे रहा हूँ तो मैं उसका 5% चार्ज करूंगा,
आप रिटर्न बेस्ड फीस लोगे कि मैं आपको कुछ कमा कर दूंगा, भी मैं उसमें से फीस लूंगा, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है कि मैं इतना पोर्शन तो फिक्स लूंगा, इसके बाद अगर इससे ज्यादा आता है तो उसे हम शेयर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कस्टडियन डिपॉजिटरी आरटीए फीस। जो भी कस्टडियन है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, या फिर डिपॉजिटरी है, उससे रिलेटेड जो भी चार्जेज है उनकी जो फीस पे करनी है वो भी क्लाइंट को चार्ज की जा सकती है। फिर आता है ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जिस भी असेट क्लास में पीएमएस फर्म इन्वेस्ट करेगी उसमें ब्रोकरेज भी लगेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लगेंगी, जैसे एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, कोई भी कॉस्ट लगेगी तो वो सारी भी क्लाइंट को ही पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशन चार्जेस एंड प्रोफेशनल फीस। अगर कोई सर्विस आउटसोर्स हो रही है, जैसे अकाउंट की ऑडिट हो रही है, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी लीगल सर्विस, फ्रैंकिंग चार्जेस क्या होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी की तरह ही चार्जेस होते हैं। फिर किसी एफिडेविट को साइन कराना है या नोटिस से कोई साइन करवाना है, फिर कुरियर वगैरह करना है, तो जो भी आप आउटसोर्स प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हो उसकी फीस भी आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। इसके बाद आता है आउट ऑफ पॉकेट एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कि जो भी डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड चार्जेस है, जैसे सर्विस टैक्स हो गया, स्टैट्यूटरी लीवाइज हो गए जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्जेस है वो, टेलीफोन एक्सपेंस हो गए, ओपनिंग ऑफ बैंक, ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट्स है, ये सारी फीस भी आप क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। फिर लास्ट में आता है एग्जिट लोड, कि अगर क्लाइंट प्री मैच्योर विड्रॉल करता है तो उस केस में आप उससे चार्ज कर सकते हो। उसके रिगार्डिंग रूल्स क्या है, ये हमने 7 चैप्टर में भी देखे थे कि फर्स्ट ईयर में करता है तो 3%, सेकंड में 2, थर्ड में 1, और अगर 3 साल के बाद करता है तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो अपफ्रंट फी शैल बी चार्ज बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अपफ्रंट फीस का मतलब क्या हुआ कि पोर्टफोलियो मैनेजर जब सर्विस प्रोवाइड करेगा तभी वो फीस को चार्ज कर सकता है। अगर उसने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो वो क्लाइंट से अपफ्रंट चार्ज नहीं ले सकता कि पहले मैं आपसे डिस्कस करने के चार्ज लूंगा, फिर उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो उसके एडिशनल चार्ज लूंगा। नहीं, अगर पोर्टफोलियो मैनेजर ने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तभी वो चार्ज ले सकता है, अपफ्रंट चार्ज वो नहीं ले सकता। सेकंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज ओवर एंड अबव द फीस चार्ज फॉर पीएमएस। तो ये हमने फीस डिस्कस करी। इसके अलावा जो भी ऑपरेटिंग चार्जेस है वो आपके 0.5% पर एनम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये 0.5% किसका, जो भी क्लाइंट का एवरेज डेली एयूएम है, असेट अंडर मैनेजमेंट, जो भी क्लाइंट ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका हम डेली एवरेज निकालेंगे, जो वो निकल के आएगा उसका 0.5% मैक्सिमम इतना हो सकता है। अब आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं न्यूमेरिकल के, एक हाई वाटर मार्क और एक हर्डल रेट। हाई वाटर मार्क क्या है, मान लो आपने स्टार्टिंग में 1 CR इन्वेस्ट किए थे, अब आपने इन्वेस्ट कर दिए तो इस पर कुछ रिटर्न भी आएगी। मान लो ये 1.2 करोड़ हो गए, फिर आपके नेक्स्ट ईयर 1.1 हो गए, फिर आपके नेक्स्ट ईयर 1.3 हो गए, आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो हाई वाटर मार्क क्या है कि जो भी आपके पोर्टफोलियो ने हाईएस्ट वैल्यू रीच की है वो हो गया हाई वाटर मार्क। इसका यूज क्या है कि जो परफॉर्मेंस फी चार्ज होती है वो हाई वाटर मार्क को बीट करने के बाद ही चार्ज होती है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। स्टार्टिंग में क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर के बाद 1.2 करोड़ हो गई, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.2 करोड़ हो गई, हमारा कितना इंक्रीज हुआ, 20 लाख का। तो परफॉर्मेंस फी किस पर लगेगी, 20 लाख पर लगेगी। अब हमारा हाई वाटर मार्क क्या हो गया, 1.2 करोड़। जो भी हमारी ईयर एंड पर हाईएस्ट वैल्यू गई है वो हमारा हाई वाटर मार्क हो गया, ये क्या हो गया, 1.2 करोड़। फिर नेक्स्ट ईयर यही हमारा पोर्टफोलियो 1.1 करोड़ रह गया। फर्स्ट ईयर के एंड में 1.2 करोड़ था, सेकंड ईयर के एंड में 1.1 करोड़ रह गया। अब हमें कोई भी परफॉर्मेंस फीस नहीं देनी। क्यों नहीं देनी, क्योंकि हमारा हाई वाटर मार्क कितना था, 1.2 करोड़। जब इससे ऊपर जाएगी वैल्यू तभी हमें परफॉर्मेंस फीस चार्ज हो सकती है, इससे नीचे रहेगी तो परफॉर्मेंस फीस नहीं लगेगी। तो हमें कोई परफॉर्मेंस फी नहीं देनी सेकंड ईयर में। फिर थर्ड ईयर में हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 1.3 करोड़, हाई वाटर मार्क कितना था, 1.2 करोड़ था, ये कितना है, 1.3 करोड़, यानी कि 10 लाख एक्स्ट्रा है। हमें परफॉर्मेंस फी 10 लाख पर देनी होगी। अब कितनी परफॉर्मेंस फी लगेगी ये एग्रीमेंट में डिसाइड होगा कि 10%, 15%, 20% कितनी होगी। ऐसे मान लो 20% है तो ये 10 लाख का 20% कितना हो गया, 2 लाख हो गया। तो जितने अमाउंट पर परफॉर्मेंस फी पेबल है और परफॉर्मेंस फी की वैल्यू क्या है उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्चुअल अमाउंट भी, कि परफॉर्मेंस फी का एक्चुअल अमाउंट कितना रहेगा। फिर सेकंड कंसेप्ट आपका आता है हर्डल रेट। अभी तो हमने क्या देखा था कि 1 करोड़ हो गया तो हमें पूरे 20 लाख पर परफॉर्मेंस फी देनी पड़ रही थी। लेकिन हम परफॉर्मेंस फी कब देंगे, जब पोर्टफोलियो मैनेजर किसी बेंचमार्क को बीट करेगा। जितना बेंचमार्क से एक्सेस रिटर्न लाएगा उसी पर तो हम देंगे। अगर बेंचमार्क जितना ही रिटर्न ला रहा है तो हमें पोर्टफोलियो मैनेजर की सर्विस लेने का बेनिफिट क्या हुआ, हम सिंपली बेंचमार्क में इन्वेस्ट कर देते, हमें पोर्टफोलियो मैनेजर की जरूरत ही क्या है। तो इसीलिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है
ये हमारे एग्रीमेंट में डिसाइड होगी कि कितनी हम हर्डल रेट रखना चाहते हैं। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर उसे बीट करेगा तो उससे ज़्यादा वाली रिटर्न पर ही हमें परफॉर्मेंस फी चार्ज हो सकती है। इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। क्लाइंट ने इनिशियली इन्वेस्ट किया 1 करोड़ और हर्डल रेट डिसाइड कर लिया 10%, कितना रिटर्न तो मुझे चाहिए। अब फर्स्ट ईयर के एंड पर पोर्टफोलियो हमारा कितना हो गया 1.2 करोड़। पहले हमें 20 लाख पर परफॉर्मेंस फी लग रही थी, लेकिन इस बार हमने हर्डल रेट डिसाइड कर रखी है कि 10% है, तो हमें परफॉर्मेंस फी कितने पर देनी पड़ेगी, केवल 10 लाख पर। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ का 10% कितना हुआ 10 लाख। तो हमारी 1.1 करोड़ इतनी तो एक्सपेक्टेशन थी, कितना हमारा पोर्टफोलियो होगा। इससे जितना ज्यादा हुआ उसी पर तो परफॉर्मेंस फी देंगे। कितना ज्यादा हुआ 1.2 करोड़ माइनस 1.1 करोड़ 10 लाख। तो हमारी परफॉर्मेंस फी केवल अब 10 लाख पर लगेगी। अब हम हाई वाटर मार्क और हर्डल रेट इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या था कि हाई वाटर मार्क इसको बीट करना पड़ेगा, हर्डल रेट इसको बीट करना पड़ेगा। एक्चुअल में हाई वाटर मार्क प्लस हर्डल रेट ऑन हाई वाटर मार्क इन दोनों को मिला के उसको बीट करना पड़ेगा। उसके एक्सेस में जितना आएगा उसी पर परफॉर्मेंस फी लगेगी। जैसे मान लेते हैं कि क्लाइंट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 करोड़, हर्डल रेट है 10% और परफॉर्मेंस फी मान लेते हैं 20%। ये हमने एग्रीमेंट में एग्री किया है। अब हमारा फर्स्ट ईयर के बाद पोर्टफोलियो हो गया 1.2 करोड़। सबसे पहले तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ थी, इसका 10% हर्डल रेट यानी कि 1.1 CR इतना हमारा होना चाहिए था। एक्स्ट्रा कितना आया 1.2 माइनस 1.1 यानी कि 10 लाख एक्स्ट्रा आया। तो हमारी परफॉर्मेंस फी किस पर लगेगी 10 लाख पर लगेगी। परफॉर्मेंस फी कितनी थी 20%, 20% ऑफ 10 लाख यानी कि 2 लाख हमारी फर्स्ट ईयर में परफॉर्मेंस फी लग जाएगी। अब हमारा हाई वाटर मार्क क्या हो गया, जो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पोर्टफोलियो ने अचीव किया है 1.2 करोड़, तो हमारा हाई वाटर मार्क हो गया 1.2 करोड़। इसके बाद सेकंड ईयर में हमारा क्या हुआ, पोर्टफोलियो गिरकर 1.1 करोड़ रह गया। ये हाई वाटर मार्क से ही नीचे है, कोई भी परफॉर्मेंस फी नहीं लगेगी और हाई वाटर मार्क अभी भी क्या रहेगा 1.2 करोड़, जो स्टार्टिंग से अब तक हाईएस्ट वैल्यू अचीव हुई है। फिर थर्ड ईयर में हमारा पोर्टफोलियो बढ़कर कितना हो गया 1.3 करोड़। अब हमें कैलकुलेट करना है कि परफॉर्मेंस फी देनी है या नहीं देनी। अब परफॉर्मेंस फी के लिए हमें कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमारा हाई वाटर मार्क कितना था 1.2 करोड़, हर्डल रेट कितनी थी 10%। तो 1.2 सीआर प्लस 10% ऑफ 1.2 सीआर यानी कि 12 लाख, तो हमारा कितना है 1.32 लाख। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा पोर्टफोलियो इतना हो जाना चाहिए, हुआ कितना 1.3 सीआर। तो इस बार भी हमें कोई परफॉर्मेंस फी नहीं देनी। फिर फोर्थ ईयर में हमारा पोर्टफोलियो हो गया 1.75 करोड़। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी रीच हुई थी 1.3 करोड़। तो हमारा हाई वाटर मार्क कितना हो गया था 1.3 करोड़। तो 1.3 सीआर प्लस 10% हर्डल रेट ऑफ 1.3 सीआर, ये कितना हुआ 13 लाख। तो 1.43 इतनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, है कितनी 1.75 माइनस 1.43 यानी एक्स्ट्रा कितना आया 32 लाख। परफॉर्मेंस भी हमें इस पर लगेगी, कितनी लगेगी 20%। 20% ऑफ 32 लाख यानी कि 6,40,000 इतनी हमारी परफॉर्मेंस फी जाएगी फोर्थ ईयर में। इसके साथ हमारे चैप्टर 8 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। ये हाई वाटर मार्क और हर्डल रेट ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।